दोस्तों नमस्कार। आज हम वेटनरी सर्जरी की क्लास नंबर 19 लेने जा रहे हैं और इसमें जो हमारे आज के जो टॉपिक रहेंगे वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जैसे कि मैंडिबल फ्रैक्चर, डिसलोकेशन, डिजिट का एम्पुटेशन और स्प्रेन और स्ट्रेन पे रहने वाला है। तो उसको हम एक एक करके देखेंगे। और उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों क्लास नंबर 19 का हम पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है इसके अंदर मैंडिबल फ्रैक्चर। तो मैंडिबल फ्रैक्चर क्या होता है कि यदि मैंडिबल वाले रीजन के अंदर कोई प्रकार का फ्रैक्चर होता है, कंप्लीट, कंपाउंड या सिंपल फ्रैक्चर है, तो वो कौन सा फ्रैक्चर होता है? मैंडिबल फ्रैक्चर। अब मैंडिबल जो फ्रैक्चर जो होता है वो सर्वाधिक किसके अंदर मिलता है? ऊंट के अंदर। ऊंट के अंदर मैंडिबल फ्रैक्चर जो होता है वो पाया जाता है। अब देखो ऊंट के अंदर मैंडिबल फ्रैक्चर ज्यादा क्यों होता है? तो ऊंट के अंदर जो मैंडिबल फ्रैक्चर है वो निचला जबड़ा या मैंडिबल वाला जो रीजन होता है, तो आगे से मैंडिबल चौड़ा मिलेगा, लेकिन जो पीछे से ये रेमस वाला भाग होता है मैंडिबल का, तो ये भाग जो रेमस कहलाता है, तो ये भाग कैसा होता है? बिल्कुल संकरा होता है। और संकरा होने की वजह से ज्यादातर ऊंटों के अंदर मैंडिबल जो फ्रैक्चर जो होता है वो इस रेमस वाले भाग के अंदर मिलता है। और इसका मेन कारण यही है कि रेमस का वाला भाग जो होता है वो थोड़ा पतला, संकरा होता है, कमजोर होता है, और यहाँ से ये ब्रेक हो जाता है और मैंडिबल का फ्रैक्चर हो जाता है। अब यदि ऊंट के अंदर ये मैंडिबल का फ्रैक्चर हो भी गया तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि ऊंट का खाना पीना जो होता है, चरना बिल्कुल बंद हो जाता है, जुगाली भी नहीं होगी। तो चरना जब बंद हो जाएगा, खाएगा पिएगा नहीं, तो ऊंट कुछ दिनों बाद भूखा रहने के कारण उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये मैंडिबल जो फ्रैक्चर हम देखते हैं कि ये ज्यादातर रट जो सीजन आता है ऊंटों के अंदर, या इसे हम कहते हैं ब्रीडिंग सीजन। तो ब्रीडिंग सीजन के अंदर ये मैंडिबल फ्रैक्चर का जो केस होता है ऊंटों के अंदर वो ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि ब्रीडिंग सीजन के अंदर ऊंट जो होते हैं वो ज्यादा फ्यूरियस हो जाते हैं। उस कंडीशन में ऊंट यदि दूसरे कैमल को अटैक करता है, या तो उसको इस जबड़े से पकड़ेगा या उसके स्क्रोटल जो ब्रशन कोश वाला एरिया है वहां पे बाइट करता है। यदि वो स्क्रोटल रीजन या ब्रशन कोश पे बाइट करेगा तो वहां पे स्क्रोटल बाइट वुंड बन जाएगा। और यदि वो मैंडिबल वाले हिस्से को पकड़ता है तो उस दौरान इस मैंडिबल के अंदर यहाँ पे फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये कैमल के अंदर फ्रैक्चर का केस आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन यदि गाय और भैंस की बात करें तो उसमें भी हम कई बार डिस्टोकिया को हैंडल करते हैं। तो गाय और भैंसों के अंदर जब डिस्टोकिया को हैंडल करते हैं तो न्यू बॉर्न जो काफ होते हैं उनको हम यदि बाहर निकालते हैं तो कई बार रस्सी वगैरह जो जबड़े के अंदर उसमें बांध के उसको खींचते हैं, तो उस दौरान जो नवजात बच्चे, छोटे बच्चे, काफ वगैरह हैं, उनके अंदर भी मैंडिबल का फ्रैक्चर हो जाता है। तो ये केस मैंडिबल फ्रैक्चर का है। और इसका हम इलाज कैसे करते हैं? तो इलाज की यदि हम बात करें तो इलाज के अंदर हमारे को इसमें याद रखना है कि इसमें की जाती है इंट्राडेंटल वायरिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि मैंडिबल फ्रैक्चर का इलाज या मैंडिबल फ्रैक्चर के ट्रीटमेंट के अंदर क्या किया जाता है? तो इसमें इंट्राडेंटल वायरिंग की जाती है। और ये इंट्राडेंटल वायरिंग कैसे करते हैं, इसकी विधि क्या है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो इसका जो प्रोसीजर है या विधि है वो क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। कि मान लो ये मैंडिबल है और मैंडिबल के अंदर हम देखते हैं कि रेमस वाला जो भाग होता है मैंडिबल का, तो यहां से इसके अंदर मान लो ये फ्रैक्चर हो गया है। तो रेमस वाले भाग से होगा क्योंकि रेमस भाग इसका कमजोर होता है। तो देखो इस दौरान हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो कैमल में फ्रैक्चर हुआ है तो सबसे पहले सीडेशन के तौर पर कैमल के अंदर हम जाइलाजिन देते हैं।
और जाइलाजीन देने के बाद उसको स्टर्नल रिकम्बेंसी के अंदर बिठा लेते हैं। बिठाने के बाद उसका जो मुंह है उसको हम नीचे करके लाइट पीपी सॉल्यूशन से उसके मुंह को वॉश करवाते हैं। वॉश करवाने के बाद देखो इसमें क्या टेक्निक है, इंट्राडेंटल वायरिंग के अंदर ये भी याद रखना है कि इसमें जो वायर यूज की जाती है वो कॉपर की वायर को हम यूज करते हैं। तो इंट्राडेंटल वायरिंग कैसे करते हैं कि कैमल का जो नीचे वाला जबड़ा है, मैंडिबल है, तो इसके अंदर नीचे जबड़े के अंदर जो यहाँ पे जो दांत मिलते हैं वो इंसाइजर दांत होते हैं। और यहां से मान लो ये फ्रैक्चर हुआ है और उसके बाद जो पहले जो दो प्रीमोलर दांत हैं, इसमें जो पहले जो दो प्रीमोलर दांत होते हैं उनके अंदर हम ड्रिल मशीन से यहाँ पे क्या कर लेते हैं, छेद कर लेते हैं। और छेद करने पर जो हमने कॉपर की वायर ली है वो इसमें से इंसर्ट करके हम, और ये जो पहले दो इंसाइजर दांत होते हैं इनमें से इस वायर को निकालकर और इधर से इसके साइड के गम से आती हुई वायर को हम प्लास या प्लायर की सहायता से टाइट कर देते हैं। और यही टेक्निक हम इसके अंदर यहां से भी करेंगे। तो इस साइड के जो दो प्रीमोलर, पहले प्रीमोलर जो दांत होते हैं उनमें से हम ड्रिल मशीन से छेद करके इस वायरिंग को भी इस तरीके से जो इंसाइजर दांतों के बीच में से निकालकर इसको प्लायर से टाइट कर देते हैं। अब देखो इसको हमने टाइट कर दिया और ये मैंडिबल फ्रैक्चर को बिल्कुल जो उसके एजेस हैं उनका हमने रिडक्शन करके इसको टाइट किया है। बिल्कुल एजेस, उसके किनारे जो है नीचे जबड़े के वो आपस में मिल जाएं। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि यदि हम वायरिंग कंप्लीट होने के बाद जो ऊंट है वो हाथों हाथ चरने लग जाता है, अर्थात मैंडिबल फ्रैक्चर क्या हो जाता है, रिपेयर करने का जो तरीका है वो इसमें ये रहता है। और उसके बाद इसमें हम उसको एंटीबायोटिक्स का कोर्स है या नेसिड्स वगैरह है वो 4 से 5 दिन इसके लगाते हैं और डेली लाइट पीपी सॉल्यूशन से इसके मुंह को वॉश करवाते रहते हैं। और कई बार हम देखते हैं कि 8 से 10 दिन बाद जो हमने वायरिंग की है तो जबड़े की नीचे वाली साइड के अंदर यहाँ पे एब्सेस बन जाती है और उस एब्सेस को भी हम ओपन करके उसकी ड्रेसिंग करते हैं और इस प्रकार से मैंडिबल जो फ्रैक्चर है वो ठीक हो जाता है। और इस क्लास का दूसरा टॉपिक है इसके अंदर डिजिट को काटना या डिजिट का एम्पुटेशन। तो डिजिट का एम्पुटेशन कैसे करते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो डिजिट का जो एम्पुटेशन होता है इसके क्या कारण हैं कि जिसकी वजह से हमारे को डिजिट का एम्पुटेशन करना पड़ता है। तो कई बार हम देखते हैं कि एक बीमारी आती है, फुट रूट डिजीज बोलते हैं, और इसमें क्या होता है कि नीचे जो पैर का हिस्सा है या डिजिट वाला हिस्सा है वो खराब हो जाता है। तो जैसे हम आगे वाले पैर की बात करें तो इसके अंदर ये ऊपर बोन जो आ गई इसमें मेटाकार्पल की, और उसके बाद इसके अंदर 2 डिजिट होती है और प्रत्येक डिजिट के अंदर 3 फैलिंग्स पाई जाती है। 1 2 3, 3 फैलिंग्स। और डिजिट पूछते हैं तो कितनी होती है, 2। और हम जानते हैं कि जो थर्ड डिजिट होती है वो नीचे हूफ के अंदर स्थित रहती है। और कई बार फुट रूट बीमारी जो होती है वो इसकी वजह से यहाँ पे डिजिट का इन्फेक्शन हो जाता है और जो ठीक होने वाला नहीं होता। या इसके अंदर हम देखते हैं कि कई बार डिजिट वाले हिस्से के अंदर गैंग्रीन हो जाती है। डिजिट वाले हिस्से में गैंग्रीन हो गई है, ब्लड की सप्लाई इसमें रुक जाएगी, तो उस कंडीशन के अंदर भी हम डिजिट को काट देते हैं। कई बार डिजिट वाले हिस्से के अंदर गंभीर चोट लग जाती है और गंभीर चोट ऐसी होती है कि जो ठीक होने वाली नहीं है, तो उसकी वजह से भी हमारे को डिजिट का एम्पुटेशन करना पड़ता है। अब देखो एग्जाम की दृष्टि से यदि इसको जाने तो इसके अंदर सिर्फ हमारे को एक पॉइंट इसमें याद रखना है कि डिजिट का यदि एम्पुटेशन करना होता है तो इसमें कौन सी नर्व को ब्लॉक करते हैं। तो इसमें हम प्लेंटार जो नर्व होती है इस नर्व को ब्लॉक किया जाता है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है, डिजिट एम्पुटेशन के अंदर कौन सी नर्व को ब्लॉक किया जाता है। तो प्लेंटार नर्व ब्लॉक की जाती है डिजिट एम्पुटेशन के अंदर। तो जहां की जो डिजिट है खराब हो गई है तो वहां पे हम क्या करते हैं, प्लेंटार नर्व ब्लॉक कर लेंगे और उसके बाद जो डिजिट खराब है, जैसे मान लो इस डिजिट की ये फैलिंग्स या पूरी डिजिट खराब है, तो इस पूरे के पूरे को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो ये था डिजिट एम्पुटेशन या डिजिट को काटने का टॉपिक। देखो नेक्स्ट इसमें थर्ड टॉपिक है डिसलोकेशन का। अब देखो डिसलोकेशन क्या होता है।
हम जानते हैं कि जो दो बोन हैं वो आपस के अंदर अटैच होती है, दो बोन आपस में जुड़ी हुई है, तो यहाँ की जो सरफेस को बोलते हैं हम आर्टिकुलर सरफेस, और ये आर्टिकुलर सरफेस के द्वारा बोन एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। तो जब दो हड्डियों के बीच में या दो बोन के बीच में आर्टिकुलर सतह का जो संपर्क है वो हट जाता है, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? डिसलोकेशन कहलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कई बार जोड़ उतर गया है या जॉइंट का डिसलोकेशन वाली जो केस होती है, तो जहां से दो हड्डियां आपस में जुड़ी हुई है, अर्थात उनका जो संपर्क है वो आर्टिकुलर सतह के द्वारा एक दूसरे से संपर्क में रहती है, और वो संपर्क यदि उनका हट जाता है तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? डिसलोकेशन कहलाती है। डिसलोकेशन जो होता है ये भी दो प्रकार का होता है, या तो डिसलोकेशन कंप्लीट होता है, या तो डिसलोकेशन कंप्लीट मिलेगा, और या ये डिसलोकेशन इनकम्प्लीट मिलता है। तो डिसलोकेशन कंप्लीट के अंदर पूरा ही अलग हो जाएंगी और इनकम्प्लीट के अंदर थोड़ी बहुत संपर्क में रहती है। तो ये कंप्लीट भी हो सकता है, इनकम्प्लीट भी हो सकता है। डिसलोकेशन के यदि हम कारण के बारे में जानें तो इसके जो कारण हैं ये जन्मजात भी हो सकता है, यानी कि जैसे ही नवजात काफ का जन्म होगा तो उस कंडीशन के अंदर भी मिल सकता है, जन्मजात हो सकता है, या कई बार कोई ऐसी चोट लगी है तो चोट से भी हो सकता है, या कई बार पशु अचानक गिर जाता है, उस कंडीशन के अंदर भी डिसलोकेशन हो सकता है। या हम जानते हैं कि कोई पैथोलॉजिकल बीमारी है, तो पैथोलॉजिकल बीमारी जैसे कि रिकेट्स वगैरह है, ओस्टियोमलेशिया है, तो उस कंडीशन के अंदर भी डिसलोकेशन की कंडीशन बनती है। अब देखो डिसलोकेशन का हम इलाज कैसे करते हैं, तो इलाज के बारे में देखते हैं। तो इसका इलाज के अंदर दो स्टेप आते हैं। पहला स्टेप जो आता है वो होता है इसमें रिडक्शन का। जो इसके अंदर डिसलोकेशन हुआ है, अर्थात जो आर्टिकुलर सतह का संपर्क दो हड्डियों के बीच में हटा है, इसमें क्या करते हैं हम दोनों हड्डियों के अंदर आर्टिकुलर जो सतह वाला हिस्सा है उनको बिल्कुल पास में लेके आते हैं। अर्थात जैसे ये संपर्क डिसलोकेशन हो गया है तो उनकी सतह को बिल्कुल पास में लाएंगे, आर्टिकुलर सतह को, तो ये चीज कहलाएगी इसके अंदर रिडक्शन की। अब इस रिडक्शन को होने के बाद फिर इस चीज को हम करते हैं फिक्स, तो ये कहलाता है फिक्सेशन। तो ये कहलाएगा फिक्सेशन या इमोबिलाइजेशन, अर्थात उनको हम स्थिर करके रखेंगे और वो, ताकि जो डिसलोकेशन का केस है वो रिपेयर हो सके। तो ये इसका ट्रीटमेंट के अंदर दो स्टेप काम में लेते हैं, एक तो रिडक्शन का और दूसरा स्टेप आता है इसमें फिक्सेशन अर्थात इमोबिलाइजेशन करके हम उस जोड़ को ठीक करते हैं। देखो इस क्लास का जो फोर्थ टॉपिक है वो रहने वाला है इसमें स्पेन और स्ट्रेन पे, यानी कि स्पेन को हम मोच के नाम से भी जानते हैं। एक इसमें आता है डेस्मिटिस, डेस्मिटिस, टेंडिनाइटिस, टीनोसाइनोवाइटिस। तो ये कुछ डेफिनेशन वाला पार्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी एग्जाम के अंदर एलएसए एग्जाम में क्वेश्चंस आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्प्रेन मोच। या क्या होता है स्प्रेन, यानी कि जब लिगामेंट की इंजरी होती है या उस पे लिगामेंट पे चोट लगती है तो वो क्या कहलाता है? स्प्रेन या मोच कहलाता है। और इसी प्रकार से स्ट्रेन क्या होता है कि जब टेंडन की इंजरी या चोट होगी उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेन कहते हैं। इसी प्रकार से डेस्मिटिस क्या होता है कि लिगामेंट की इन्फ्लामेशन जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? डेस्मिटिस कहेंगे। और इसी प्रकार से टेंडन की इन्फ्लामेशन क्या कहलाती है? टेंडिनाइटिस कहलाती है। अब देखो जो टेंडन होता है, टेंडन के ऊपर क्या होती है? एक सुरक्षात्मक परत होती है और इसे हम टेंडन शीथ के नाम से जानते हैं। यानी कि टेंडन के ऊपर एक कवरिंग होगी और ये कवरिंग क्या कहलाती है? टेंडन की शीथ कहलाती है।
और यदि इस टेंडन की शीथ में इन्फ्लामेशन होती है उसे हम टेनोसाइनोवाइटिस के नाम से जानते हैं। यानी कि टेंडन की शीथ की इन्फ्लामेशन यदि होती है तो उसे हम टेनोसाइनोवाइटिस के नाम से जानते हैं। तो एक चीज इसमें और है कि टेंडन को हम नस के नाम से या कंडरा या स्नायु के नाम से जानते हैं। तो ये नाम भी हमारे को ध्यान में होने चाहिए, कई बार एग्जाम में आते हैं। तो टेंडन को नस, कंडरा या स्नायु के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो स्पेन या मोच जो होती है, अब मोच के कारण क्या होते हैं, किस कारण से मोच आती है या स्पेन की घटना घटती है। तो मोच के कारण में हम देखें तो कई बार पैर या जो टांग है वो अचानक क्या हो जाती है, ट्विस्ट हो जाती है, मुड़ जाती है। तो पैर अचानक जैसे मुड़ गया तो उस कंडीशन के अंदर भी स्पेन की कंडीशन बनती है, अर्थात उस कंडीशन में लिगामेंट की टीयरिंग हो जाती है या इंजरी या चोट हो जाती है, तो ये मोच कहलाता है। या कई बार पशु अचानक गिर गया है तो भी मोच आ सकती है। या हम कह सकते हैं कि कई बार अत्यधिक खिंचाव आ जाता है, कई बार अत्यधिक मांसपेशियों के अंदर खिंचाव आएगा तो उस कंडीशन के अंदर भी मोच के आने का चांस बनता है। तो ये इसके कारण हैं। और आगे हम देखेंगे कि मोच के जो स्प्रेन या मोच के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो मोच के प्रकार के बारे में जानते हैं या इसके टाइप्स के बारे में जानते हैं। तो मोच के प्रकार में देखा जाता है कि पहला आता है इसमें माइल्ड स्प्रेन, नेक्स्ट आता है इसके अंदर मॉडरेट स्प्रेन, फिर आता है इसमें सीवियर स्प्रेन और लास्ट आता है इसमें स्प्रेन फ्रैक्चर। तो इसको समझते हैं। अब देखो माइल्ड स्प्रेन के अंदर क्या होता है कि माइल्ड स्प्रेन का जब केस होता है तो इसमें जैसे मान लो ये कोई लिगामेंट है और लिगामेंट के अंदर बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, तो ये फाइबर वाले पार्ट से लिगामेंट मिलकर बना है। तो माइल्ड स्प्रेन के अंदर क्या होता है कि कुछ फाइबर का इसमें टॉर्न हो जाता है। टॉर्न का मतलब होता है फटना, यानी कि कुछ लिगामेंट है उसमें कुछ फाइबर वाले हिस्से का क्या हो जाता है, टॉर्न होता है, अर्थात फट जाता है। और जिसके कारण इसमें हल्की ब्लीडिंग होती है, यानी कि हल्का ब्लड इसके अंदर आएगा। और इसके अंदर यदि किसी एनिमल में होता है तो उसके फंक्शन का जो लॉस होता है वो इसमें नहीं होता, अर्थात पशु की चाल पे ज्यादा कोई फर्क इसमें नहीं पड़ेगा। ये होता है माइल्ड स्प्रेन। और मॉडरेट स्प्रेन क्या होता है कि इसी प्रकार से यदि ये लिगामेंट है तो यहाँ पे हमने देखा था माइल्ड में तो कुछ फाइबर का क्या हो जाता है, टॉर्न या फटने की क्रिया होती है। लेकिन मॉडरेट के अंदर क्या होता है कि लिगामेंट का कुछ हिस्सा या कुछ भाग जो होता है उसका टॉर्न हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मॉडरेट स्प्रेन। अब मॉडरेट स्प्रेन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे देखा था हमने किसी प्रकार के फंक्शन का लॉस नहीं होता, लेकिन कुछ सीमा तक फंक्शन का इसमें लॉस हो जाता है। तो कुछ सीमा तक इसमें फंक्शन का लॉस होता है। और यहाँ पे जो हीलिंग होती है, क्योंकि कुछ भाग का इसके अंदर टॉर्न या फटा है वो लिगामेंट, तो उस कंडीशन के अंदर जहां उसकी हीलिंग होती है वो स्कार के द्वारा हो जाती है। हीलिंग जो होती है वो स्कार के द्वारा होती है। जैसे कि हम घाव वाला टॉपिक हमने पढ़ा था, उसके अंदर भी हीलिंग किसके द्वारा होती है, स्कार के द्वारा। तो स्कार बनता है। और सीवियर स्प्रेन के अंदर देखो क्या होता है, सीवियर स्प्रेन के अंदर क्या होता है कि जैसे कि ये लिगामेंट है तो सीवियर कंडीशन है, तो सीवियर कंडीशन के अंदर क्या होता है कि कई बार पूरे लिगामेंट का ही इसमें टॉर्न हो जाता है, यानी कि पूरा लिगामेंट ही इसके अंदर फट जाता है, अर्थात उसके दोनों सिरे जो होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। और यदि हम हीलिंग की बात करते हैं तो हीलिंग भी यहाँ पे भी स्कार के द्वारा होती है, हीलिंग भी स्कार के द्वारा इसमें होगी, लेकिन वो वाली इसमें कंडीशन नहीं होगी, यानी कि हीलिंग जो होती है वो पूरी प्रॉपर इसमें नहीं हो पाएगी, अर्थात इसमें पूरे के पूरे फंक्शन का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, तो फंक्शन का जो लॉस होगा इसके अंदर फुल हो जाएगा,
पूरे फंक्शन का लॉस होगा, अर्थात मॉडरेट के अंदर हमने देखा था कुछ सीमा तक होता है और माइल्ड के अंदर तो फंक्शन का लॉस नहीं होता। अब देखो स्प्रेन फ्रैक्चर क्या होता है। स्प्रेन फ्रैक्चर के बारे में यदि हम देखें तो हम जानते हैं कि जैसे कोई भी दो बोन है और दो बोन को जोड़ने का काम कौन करता है, लिगामेंट करता है। अब ये दो बोन के साथ अटैच है, दोनों बोनों को सांधे रखेगा, तो इसमें क्या होता है, कई बार जहां बोन से जो लिगामेंट जुड़ा हुआ है वहां से ये क्या हो जाता है, इसका अवल्जन हो जाता है, यहां से ये सेपरेट हो जाता है। यानी कि एक बोन से दूसरी बोन्स को जोड़ने का काम लिगामेंट करता है, और जिस बोन से ये जुड़ा हुआ है और वहीं से इसका अवल्जन हो जाता है, अर्थात उस बोन वाले हिस्से से यहां से ये अलग हो जाता है, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, स्प्रेन फ्रैक्चर कहलाती है। तो ये था मोच के टाइप्स के बारे में। और यदि हम इसके लक्षण देखते हैं कि मोच के अंदर क्या क्या लक्षण आते हैं, यदि मोच हो जाती है तो लक्षण इसमें क्या आएंगे। लक्षण के अंदर देखा जाता है तो उस कंडीशन में एनिमल के दर्द होता है, वहां पे सूजन या स्वेलिंग आ जाएगी, अर्थात जिस भाग के अंदर वो हुआ है वहां पे फंक्शन का लॉस हो जाएगा। तो जैसे हम पैर वाले हिस्से की बात करते हैं तो पशु की चाल के अंदर फर्क पड़ने लग जाएगा, अर्थात पशु लंगड़ा कर चलेगा। तो ये इसके अंदर क्या आते हैं, लक्षण आते हैं। अब देखें कि इस मोच का या स्प्रेन का हम इलाज कैसे करते हैं। तो इलाज करने के लिए सबसे पहले उस पशु को हम रेस्ट करवाएंगे, आराम देंगे उसको, और यदि उस एनिमल के दर्द हो रहा है तो यहाँ पे हम नेसिड का यूज करते हैं, और नेसिड से उसको दर्द से राहत मिलेगी। और एक साथ में मोच वाला जो हिस्सा है वहां पे हम पीओपी कर सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, अर्थात उसको हम फिक्सेशन के तौर पे इमोबिलाइजेशन करेंगे, तो पीओपी करके इसका फिक्सेशन अर्थात इमोबिलाइजेशन करते हैं। तो इस तरीके से हम मोच को ठीक करते हैं। तो आगे हम इसमें नेक्स्ट जानते हैं कि जो लिगामेंट होता है, तो लिगामेंट एक फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, यानी कि तंतु में संयोजी ऊतक का लिगामेंट बना होता है। और लिगामेंट जो होता है वो हमेशा दो बोन के मध्य में पाया जाएगा, अर्थात दो हड्डियों को जोड़ने का काम, बोन को बोन से जोड़ने का काम जो कौन करता है, लिगामेंट करता है। यानी कि बोन से जोड़ेगा या बोन को कार्टिलेज से जोड़ेगा। तो ये भी हमारे को ध्यान रखना है कि बोन को बोन से अटैचमेंट जो होता है वो लिगामेंट के द्वारा होता है, बोन को कार्टिलेज से जोड़ने का काम भी लिगामेंट के द्वारा होता है। और जोड़ों का जो मुड़ने की क्रिया है उसमें ये सहयोग करते हैं, जोड़ों का जो मूवमेंट है, जोड़ों का मुड़ना है, वो लिगामेंट के द्वारा ही पॉसिबल है। यहाँ हड्डियों के अंदर जो गति है, बोन के अंदर जो गति होती है वो किसकी वजह से होती है, लिगामेंट के द्वारा होती है। यानी कि बोन लिगामेंट जो होता है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू अर्थात तंतु में संयोजी ऊतक का बना होता है। दो बोन को बोन से जोड़ने का काम, बोन को कार्टिलेज से जोड़ने का काम कौन करता है, लिगामेंट करता है। और इसी प्रकार से यदि हम टेंडन के बारे में जानें तो टेंडन जो होता है ये मसल को बोन से जोड़ता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि जैसे ये मसल वाला जो हिस्सा है तो ये एक किनारे से नैरो होती जाती है और स्ट्रॉन्ग हिस्सा बन जाता है, और ये आगे कोई भी बोन से के साथ क्या हो जाती है, अटैच हो जाता है। तो ये क्या कहलाता है, टेंडन कहलाता है। अर्थात टेंडन जो होता है वो मसल को या मांसपेशियों को बोन से जोड़ता है। यानी कि मसल और बोन के बीच में क्या पाया जाता है, टेंडन, और बोन के बीच में पाया जाता है, या बोन और कार्टिलेज के बीच में पाया जाता है लिगामेंट। अब कुछ इसमें हम डिफरेंस जान लेते हैं लिगामेंट और टेंडन के बारे में। देखो अब लिगामेंट और टेंडन में थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। तो लिगामेंट के बारे में हम यदि जानते हैं तो लिगामेंट जो होता है इसके कलर की बात करते हैं तो इसका येलो कलर मिलता है, और टेंडन का यदि कलर देखते हैं तो टेंडन का कलर कैसा होता है, व्हाइट होता है। लिगामेंट जो होता है वो बोन को बोन से जोड़ेगा और ये मसल्स को या मांसपेशियों को
बोन से जोड़ेगा वो होता है इसमें टेंडन। मसल को बोन से अटैचमेंट टेंडन के द्वारा, बोन को बोन से अटैचमेंट लिगामेंट के द्वारा होता है। लिगामेंट के अंदर यदि बात करते हैं कि इसमें जो कोलेजन होते हैं, कोलेजन तो कम होते हैं इसमें, और प्रोटियोग्लाइकेन जो होते हैं वो इसमें ज्यादा मिलते हैं। यानी कि कोलेजन की मात्रा लिगामेंट में कम होगी, प्रोटियोग्लाइकेन की मात्रा इसमें ज्यादा होती है, जिसकी वजह से लिगामेंट के अंदर इलास्टिसिटी का मतलब होता है आराम से उसको हम खींच सकते हैं जैसे रबड़ की तरह, और फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। यानी कि इलास्टिसिटी और फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं तो वो लिगामेंट के अंदर क्या होती है, ज्यादा होती है। और इसमें यदि देखते हैं तो इसमें कोलेजन तो क्या मिलेंगे, ज्यादा मिलेंगे, और प्रोटियोग्लाइकेन जो होते हैं वो इसमें कम होते हैं। अर्थात जो टेंडन होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है या कठोर होता है। यानी कि लिगामेंट से यदि कंपैरिजन करते हैं तो टेंडन की जो स्ट्रक्चर होती है वो कठोर और स्ट्रॉन्ग होती है, और लिगामेंट जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, और इलास्टिसिटी इसके अंदर क्या होती है, ज्यादा मिलती है। तो ये जैसे लिगामेंट का यदि एग्जाम्पल की बात करते हैं तो लिगामेंट में जैसे हम जानते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो क्रूशिएट लिगामेंट, टेंडन के अंदर एचिलिस टेंडन, तो ये इसका उदाहरण है। तो ये हमारे को कुछ इसमें डिफरेंस भी पता होना चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है ये भी। और कुछ हमने जो डेफिनेशन वाला पार्ट देखा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछ लेते हैं कि लिगामेंट की इंजरी या चोट है इसे हम क्या कहते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर आते हैं।